ये यादें कहानियां बन जाती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें जिन्हें आप कभी भी फिर से देख सकते हैं। अपने टिकट कसकर पकड़े हुए थे, दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। मेरे सिर पर एक तेज चोट, फिर कुछ नहीं। समुद्र ने हमें पूरा निगल लिया। सबको एक नया डर अंदर घुस गया, अज्ञात का फियर। एक हिम्मत के लिए आए थे, ब्लैकवुड फॉरेस्ट में रात बिताना, जहां लोग गायब हो जाते थे। उसने एक ही शब्द कहा, एक नाम, माया। पानी और अंधेरे ने हमें निगल लिया था। घबराहट मेरे सीने में पंजे मारती है, लेकिन मैं कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हमारी एकमात्र उम्मीद ये है कि कोई कभी प्रतीकों को पढ़ेगा और जानेगा कि हम यहाँ थे। वह सही था। खामोशी भारी इंतजार कर रही थी। जंगल की आग की रोशनी के किनारे पर उसने मिट्टी में 2 शब्द लिखे, इसने चुन लिया है। वो रात एक दैत्य थी। हवा, पानी और अंधेरे ने हमें निगल लिया था। सी सरपेंट, हमारी नाव तूफान में खिलौने की तरह उछल रही थी। लहरें टकरा रही थी। लियाम भील से जूझ रहा था। माया और क्लो एक दूसरे से चिपकी थी। एक विशाल लहर ने हमें उठाकर पटक दिया। अफरा तफरी, दर्द और फिर अंधेरा। सुबह, टूटी यादें, तूफान की चमक, बर्फीला पानी। समुद्र ने हमारी नाव और बेन को छीन लिया, और यह दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। मैं एक ठंडी, नम समुद्र तट पर जागता हूँ। सिर में दर्द है, रेत मेरी त्वचा से चिपकी है। सूरज कमजोर है, दुनिया अजीब तरह से शांत है। माया पास में है, क्लो अपनी बाह पकड़े बैठी है। हम समुद्र को देखते हैं। मैं गिनता हूँ, 1, 2, 3। बेन गायब है। मैं उसका नाम चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज नहीं निकलती। क्लो अपने गले की ओर इशारा करती है, वह भी बोल नहीं सकती। हम में से कोई भी मदद के लिए नहीं बुला सकता। द्वीप ने हमारी आवाजें चुरा ली हैं। खामोशी एक जेल है, हमें अलग कर रही है, भले ही हम साथ खड़े हों। घबराहट मेरे सीने में पंजे मारती है, लेकिन मैं कोई आवाज नहीं निकाल सकता। मैं घुटनों के बल बैठता हूँ और रेत में बेन लिखता हूँ। हमारा डर 4 हताश अक्षरों में लिखा हुआ है। माया सिर हिलाती है, फिर जंगल की ओर इशारा करती है, चलने का अभिनय करती है। क्या बेन अंदर गया था? वह वापस क्यों नहीं आया? क्लो एक गोला बनाती है, हमारी ओर इशारा करती है, फिर एक खाली जगह की ओर। 4 दोस्त, अब 3। हम हाथ के इशारों की कोशिश करते हैं, लेकिन निराशा बढ़ती है। संचार का हर प्रयास द्वीप की खामोशी में निगल लिया जाता है। केवल लहरें और दूर के पक्षी ही कोई आवाज करते हैं। हम चिल्लाना चाहते हैं, बेन को बुलाना चाहते हैं, एक दूसरे की आवाजें सुनना चाहते हैं, लेकिन द्वीप हमें वह भी नकार देता है। हम साथ हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। बेन की तलाश खामोश होगी। द्वीप ने हमें हमारे अपने डर में अलग कर दिया है। हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम चुपचाप बेन को किनारे पर खोजने के लिए सहमत होते हैं। हमारे पदचिन्ह हमारे पीछे चलते हैं। गीली रेत में 3 स्पष्ट निशान, लेकिन 50 कदम चलने के बाद मैं पीछे देखता हूँ। निशान गायब हो गए हैं, मिट गए हैं, जैसे हम कभी वहां चले ही नहीं थे। मैं माया की बाह खींचता हूँ, चिकनी रेत की ओर इशारा करते हुए। क्लो पीछे हटती है, एक गहरा निशान छोड़ती है, लेकिन वह हमारी आंखों के सामने गायब हो जाता है। द्वीप हमारे अस्तित्व को मिटा रहा है। डर बैठ जाता है, ये जगह अप्राकृतिक है। ये सिर्फ सुनसान नहीं है, ये जीवित है, हमारे हर निशान को मिटा रहा है। अगर यह हमारे पद चिन्हों को मिटा सकता है, तो यह और क्या मिटा सकता है?
हम एक दूसरे को देखते हैं। सवाल अनकहा लेकिन स्पष्ट है। द्वीप देख रहा है, हमारे साथ खेल रहा है। हम सिर्फ खोए हुए नहीं हैं, हमें मिटाया जा रहा है। डर अब और ठंडा है, गहरा है। हम आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि द्वीप नियंत्रण में है। गायब होते किनारे से हारकर हम अंदर की ओर मुड़ते हैं। जंगल मंडराता है, प्राचीन, मुड़ा हुआ और खामोश। हवा भारी है, खामोशी गहरी है, जैसे जंगल अपनी सांस थामे हुए है। हम बेन को खोजते हैं, लेकिन केवल अजीबो गरीब चीजें पाते हैं। पेड़ों पर चमकते, घूमते हुए प्रतीक बने हुए हैं। सर्पिल, गोले, नुकीली रेखाएं। माया हवा में एक का पता लगाती है, उसके केंद्र की ओर खिंची हुई है। प्रतीक हर जगह है, पेड़ों पर, चट्टानों पर, यहाँ तक कि पत्तियों पर भी। इस जगह का एक इतिहास है, हम पहले नहीं हैं। क्या ये चेतावनी है, कहानियां सा, या कुछ और? शायद द्वीप खुद बोल रहा है। उसकी भाषा खामोश और भयावह है। हम उन रहस्यों से घिरे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जंगल उन फुसफुसाहटों से जीवित है जिन्हें हम सुन नहीं सकते। प्रतीक हमें अंदर खींचते हैं, हर एक अनोखा और अजीब ऊर्जा से धड़कता हुआ। क्लो दूर रहती है, लेकिन माया एक मुड़े हुए पेड़ की ओर खींची जाती है, जिस पर एक मानव जैसा प्रतीक बना है। वह हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियां मंडराती हैं, फिर चमकती हुई रेखाओं को छूती है। एक पल के लिए कुछ नहीं होता, फिर प्रतीक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमकता है, माया के हाथ को घेर लेता है। वह जमी हुई खड़ी है, आंखें चौड़ी, दर्द में नहीं बल्कि सदमे में। पेड़ उसे छूता हुआ लगता है, एक करंट द्वीप से उसमें बह रहा है। रोशनी फीकी पड़ जाती है और माया लड़खड़ाकर पीछे हटती है, कांपती हुई। द्वीप ने अपना निशान बना दिया है। हम उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह बदल गई है। जो उसने देखा है उसे प्रेतवाधित है। जंगल अब सिर्फ अजीब नहीं है, ये खतरनाक है। द्वीप हमारी ओर हाथ बढ़ा रहा है। माया जमी हुई है, उसका हाथ अभी भी पेड़ के स्पर्श से झुनझुनी कर रहा है। उसका चेहरा डर से मुड़ा हुआ है, उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला है। क्लो और मैं केवल देख सकते हैं, असहाय। रोशनी फीकी पड़ जाती है और माया गिर जाती है, पेड़ से दूर भागती है। हम उसे संभालते हैं, लेकिन वह कांप रही है, आंखें जंगली हैं। वह तेजी से इशारा करती है, पेड़ की ओर, अपनी ओर, फिर दौड़ने का अभिनय करती है। वह हमारी ओर इशारा करती है, फिर एक काल्पनिक बेन की ओर। उसकी दृष्टि में हम सब दौड़ रहे थे, चेहरे डर से मुड़े हुए थे, लेकिन खामोश थे। फिर वह हमें और दिखाती है, अनगिनत अन्य डर में दौड़ते हुए, सभी खामोशी में फंसे हुए। दृष्टि एक चेतावनी नहीं थी, यह एक याद थी। द्वीप ने हमसे पहले कई को फंसाया है। प्रतीक सिर्फ कला नहीं है, वे कहानियां हैं, खोए हुए लोगों की यादें हैं। हम यहां शिकार किए जाने वाले पहले नहीं हैं। द्वीप हर चीख, हर पीछा याद रखता है। हम अब उसकी याद का हिस्सा हैं। आतंक वास्तविक है और यह प्राचीन है। माया की दृष्टि हम पर मंडराती है। जंगल अब खोई हुई आत्माओं का कब्रगाह है। हर प्रतीक एक व्यक्ति है, हर पेड़ एक कब्र का पत्थर है। हम एक नया निशान देखते हैं, 4 स्टिक फिगर, एक फीका और अलग। ये हम हैं, 3 साथ, एक गायब। क्या यह एक रिकॉर्ड है या एक भविष्यवाणी? क्या बेन पहले ही चला गया है? उसे खोजने की उम्मीद फीकी पड़ जाती है। हम अब बेन को नहीं खोज रहे हैं, हम उसकी गूंज देख रहे हैं और अपना खुद का भाग्य। जल्द ही 3 का प्रतीक होगा, फिर 2 का, फिर 1 का। द्वीप हमें इकट्ठा करता है, हमारी कहानियों को चमकते घावों में बदल देता है।
खामोशी उन आत्माओं की खामोशी है जो तब तक चिल्लाती रहीं जब तक उनकी आवाजें खत्म नहीं हो गईं। हम द्वीप के संग्रह में सबसे नई यादें हैं। जंगल की खामोशी नुकसान से भारी है। हम जंगल के हरे रंग की गोधूली में एक साथ सिमट जाते हैं। हवा द्वीप की याद से भारी है। द्वीप जीवित है, एक शिकारी जो लुभाता है, फंसाता है और याद रखता है। ये हमारे रास्तों को मिटा देता है, हमारी आवाजें चुरा लेता है और हमारी हर हरकत को जानता है। हम सिर्फ जीवित नहीं हैं, हम डर के उसके जीवित संग्रहालय में प्रदर्शन हैं। सूरज ढलता है, परछाइयां पकड़ने वाले हाथों की तरह फैलती हैं। हम संवाद करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हमारे चेहरे गंभीर हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। द्वीप चाहता है कि हम दौड़ें, डरें। यही उसकी कहानी है, उसका खेल है। जल्द ही हम खामोश जंगल से दौड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब। हम पहले नहीं हैं और हम आखिरी नहीं होंगे। द्वीप धैर्यवान है, अगले तूफान, अगले पीड़ितों का इंतजार कर रहा है। यह उनकी कहानियों को अपने संग्रह में जोड़ देगा। हमारी एकमात्र उम्मीद यह है कि कोई कभी प्रतीकों को पढ़ेगा और जानेगा कि हम यहाँ थे। 4 दोस्तों की कहानी, एक खामोश सुबह और एक आतंक जिसकी कोई आवाज नहीं थी। द्वीप को याद है और ये हमें कभी जाने नहीं देगा। आइलैंड पर हवा इतनी घनी और भारी थी कि हर सांस के साथ लगता था जैसे कोई अदृश्य बोझ सीने पर रखा हो। चारों तरफ फैला कोहरा और नमी हर चीज को रहस्यमय बना रहे थे। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और पत्तों पर जमी ओस की बूंदें सुबह की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। कॉलेज से पहले अपने लास्ट एडवेंचर पर निकले 5 दोस्त एक ऐसी बोट से उतारे गए थे जो 3 दिनों तक वापस नहीं आने वाली थी। उनके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों थी, क्योंकि इस आइलैंड के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, असलियत में कभी कोई आया नहीं था। जंगल ने सूरज की रोशनी को निगल लिया था। हर तरफ सिर्फ हरियाली और अंधेरा था। ऊपर से घना छाया, नीचे गीली मिट्टी और जड़ों का जाल। हर कदम पर लगता था जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हमारे इंतजार में है। रास्ता पहचानना मुश्किल था, क्योंकि हर जगह एक जैसी हरियाली और मिट्टी थी। हमारे जूतों के निशान और टूटी टहनियां ही हमारी मौजूदगी का सबूत थीं। कबीर हमें कंपास के साथ सेंटर क्लियरिंग की ओर ले जा रहा था, लेकिन जंगल हमारा रास्ता रोक रहा था। हर झाड़ी, हर बेल मानो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। कबीर की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता भी झलक रही थी। अजीबोगरीब, चेतावनी भरी आवाजें गूंज रही थीं। कभी कोई पक्षी की चीख, कभी पत्तों की सरसराहट और कभी दूर से आती कोई अनजानी गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद हमें देख रहा हो, हर कदम पर हमारी निगरानी कर रहा हो। तभी माया ने उसे देखा, एक बरगद के पेड़ पर 3 गहरे पैरेलल स्क्रैच, खरोंच। ये निशान इतने सीधे और गहरे थे कि किसी जानवर के पंजे से ज्यादा किसी धारदार चीज के लगते थे। भालू के लिए बहुत साफ, सूअर के लिए बहुत ऊंचे। माया की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थी। हमें और भी मिले, हमेशा एक जैसे, टेरिटरी मार्क करते हुए। हर पेड़ पर वही 3 खरोंचे, जैसे किसी ने जानबूझकर एक पैटर्न बनाया हो। ये निशान पुराने भी थे और कुछ तो ताजे लग रहे थे, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। नील घबरा गया, पीछे मुड़कर देखते हुए फुसफुसाया कि शायद हमें बीच पर ही रहना चाहिए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसकी उंगलियां बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ चुकी थीं। कबीर ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जंगल ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें देख रहा हो, सुन रहा हो। हमारी हंसी भी उस सन्नाटे में खो जाती थी और हर बार लगता था जैसे कोई छाया हमारे पीछे पीछे चल रही है। स्क्रैच एक मैसेज थे, यू आर नॉट वेलकम हियर, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। ये जंगल का अपना कानून था और हम उसके मेहमान नहीं, घुस बैठिए थे। लेकिन हमने नहीं सुना। हम और गहरे चले गए, सीधे जाल के बीचों बीच। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमय और भी डरावना होता जा रहा था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या छुपा है,
लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। वे निशान मुझे परेशान कर रहे थे। हर बार जब मेरी नजर उन पर जाती, एक अजीब सी बेचैनी दिल में घर कर जाती। ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद कुछ कहना चाहता हो, कोई रहस्य छुपा हो इन खरोंचों में, जो सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझा जा सकता है। जब दूसरे बहस कर रहे थे, मैंने एक ताजे स्क्रैच को छुआ, चिकना, ठंडा। उस पल जैसे मेरी उंगलियों के नीचे से एक सिहरन दौड़ गई। अचानक दुनिया बदल गई। मेरे चारों ओर की हवा भारी हो गई और सब कुछ धीमा सा लगने लगा। मैंने लोगों को डर से भागते देखा। उनके मुंह खामोश चीखों में खुले थे। उनकी आंखों में दहशत थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनका पीछा कर रहा हो। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन आवाजें कहीं गुम हो गई थीं। मैं भी उनमें से एक था, बेजुबान, बेबस। मेरे पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। विजन टूट गया और मैं फिर से उसी जंगल में था। मैं हाँफते हुए उठा, बोल नहीं पा रहा था, बस पेड़ की तरफ और अपने चेहरे की तरफ इशारा कर पा रहा था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। बाकी सब मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं पागल हो गया हूँ। दूसरे घूर रहे थे, कंफ्यूज्ड थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये कोई सांप नहीं था, मैंने कहने की कोशिश की। यह एक चेतावनी थी। मैं इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि खतरा कहीं और है, जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइलैंड जानता था कि हम यहाँ हैं। ये जगह हमें देख रही थी, हमारे हर कदम को महसूस कर रही थी। यहाँ की हवा, पेड़, मिट्टी, सब कुछ जैसे जाग गया था। उसने मुझे अपनी शक्ति की एक झलक दिखाई थी। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। यह जगह जिंदा थी और ये पहले से ही अपना खेल खेल रही थी। यहाँ हर चीज के पीछे कोई न कोई मकसद छुपा था और हमें अब और सतर्क रहना था। हमें जंगल से बाहर निकलना था। सुबह की हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी और हर कदम के साथ जंगल की नमी और मिट्टी की खुशबू और गहरी होती जा रही थी। हमारे चारों ओर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी भी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक हल्के से रास्ते का पीछा करते हुए हमें एक क्लियरिंग मिली और वहाँ पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक सड़ा हुआ औपनिवेशिक घर खड़ा था। उसकी सड़ी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत से प्लास्टर झड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आदित्य हमेशा की तरह क्यूरियस आगे भागा। उसकी आंखों में चमक थी और वह इस घर की हिस्ट्री को लेकर हैरान था। सोचो, यहाँ कौन रहता होगा? उसने फुसफुसाया। उसके लिए यह सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। अंदर हवा बासी थी, जैसे बरसों से कोई खिड़की नहीं खुली हो। एक मेटालिक चीज की गंध थी और हर सांस के साथ पुराने समय की यादें जैसे तैर रही थीं। दीवारों पर फफूंदी थी और फर्श पर सूखे पत्तों की परत जमी थी। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, किताबें बिखरी हुई थीं, जैसे अंदर रहने वाले डर के मारे भाग गए हों। एक पुराना फोटो फ्रेम टूटा पड़ा था और अलमारी के दरवाजे खुले थे। हर चीज में एक अधूरी कहानी छुपी थी। नील दरवाजों में रुका रहा, अंदर जाने से मना कर दिया। यह गलत लग रहा है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर और सतर्कता दोनों थे। दरवाजे के पार अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह सही था। खामोशी भारी थी, इंतजार कर रही थी। जंगल की आवाजें भी जैसे इस जगह से दूर भाग गई थीं। हर चीज रुकी हुई थी, जैसे समय यहाँ थम गया हो। जैसे ही आदित्य मलबे में कुछ ढूंढ रहा था, उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु की चीज से टकराईं। वह वही खोजने वाला था जो घर छिपा रहा था, एक रहस्य जो शायद इस घर की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता था। गाइस, ओवर हियर! आदित्य को एक डायरी मिली थी। उसके पन्ने पीले और डरे हुए थे। यह डॉग एलिस्टर फिंच की थी, जो एक बॉटनिस्ट थे। शुरुआती एंट्रीज वैज्ञानिक थीं, लेकिन जल्द ही डरावनी हो गईं। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया है,
जंगल शांत है। बाद में मैंने फुसफुसाहट सुनी। मेरी आवाज चली गई है। ऐसा लगता है जैसे इसे चुरा लिया गया हो। मेरी विजन उसके शब्दों में गूंज उठी। आखिरी एंट्रीज बेताब थी। यह पहले आवाजें लेता है, फिर ये तुम्हारे लिए आता है। निशान करीब है, ये जिंदा है। आइलैंड भूखा है। आखिरी पन्ना फटा हुआ था। जैसे ही हमने उस हॉरर को समझा, बाहर एक टहनी टूटी। हम जम गए। जैसे ही कुछ पास आया, घबराहट बढ़ गई। राहत, नील की आवाज बाहर से आई। वह 1 घंटे पहले गायब हो गया था, लेकिन अब बरामदे में खड़ा था, बेदाग और शांत। कुछ गड़बड़ थी। उसके कपड़े साफ थे, उसके बाल एकदम सही थे, उसकी आंखें खाली थीं। उसने कबीर के छूने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस हमारी तरफ घूरता रहा। जो लड़का लौटा था, वह नहीं था जो गया था। घर ठंडा लगने लगा। खामोशी गहरी हो गई। हमने महसूस किया, आइलैंड ने सिर्फ नील की आवाज नहीं ली थी, उसने उसे ही ले लिया था। नील, कुछ बोलो। कुछ नहीं। वह बैठा रहा, बिना हिले डुले, आंखें खाली। आदित्य ने उसे चेक किया। नील की स्किन ठंडी, सूखी, अननेचुरल थी। हमने सब कुछ ट्राई किया, सवाल, मजाक, विनती। कोई रिएक्शन नहीं, बस एक धीमी खाली मुस्कान, एक मास्क, कोई असली एक्सप्रेशन नहीं। डायरी की चेतावनी गूंज उठी। यह पहले आवाजें लेता है। नील ने लौटने के बाद से बात नहीं की थी। क्या आइलैंड ने उसकी आवाज से ज्यादा कुछ ले लिया था? हम 4 दोस्त और एक खोखला शरीर थे। रात आ गई, परछाइयां लंबी हो गईं और असली हॉरर शुरू हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, एक नई आवाज शुरू हुई। एक गहरी रिदमिक सांस जो पूरे घर और हमारी हड्डियों में वाइब्रेट कर रही थी। आइलैंड जिंदा था, जाग रहा था। घर कराह उठा, जंगल ने आह भरी। हम बाहर भागे, क्लियरिंग में आग जलाई, खुले आसमान के लिए बेताब थे। सांस रुकती नहीं थी। हर चीज के नीचे एक शिकारी की पल्स थी। नील अलग बैठा था, ठंड या डर से बेअसर, अब आइलैंड का हिस्सा था। आवाज बढ़ती गई, एक याद दिला रही थी। हम एक प्राचीन और भूखी चीज के अंदर फंस गए थे। आग के चारों ओर खामोशी छा गई। कबीर ने नील से बोलने की विनती की। पहली बार नील हिला, इशारा करते हुए, फिर मिट्टी में लिखा, मैं कभी नहीं गया। हॉरर छा गया। जो नील लौटा, वह नहीं था जो गया था। आइलैंड ने एक कॉपी वापस भेजी थी, एक खाली शरीर। कबीर पीछे हट गया। उस चीज ने अपना मैसेज मिटा दिया, ठंडी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए। वह हमेशा हमारे साथ था, देख रहा था, खेल रहा था। आइलैंड की सांस गहरी हो गई, संतुष्ट। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नील का चेहरा पहने वह चीज खड़ी हो गई, शांति से जंगल के अंधेरे में चली गई। आग की रोशनी के किनारे पर उसने मिट्टी में 2 शब्द लिखे, इसने चुन लिया है। फिर वह गायब हो गई। हम मैसेज को घूरते रहे, डर बढ़ रहा था। किस लिए चुना? आइलैंड की गर्जना ने जवाब दिया, अगली बार ये एक जान लेगा। हम 4 बचे थे, बचाव से 2 दिन दूर, एक जिंदा बुरे सपने से घिरे हुए। स्क्रैच, खामोशी, डायरी, नील का लौटना, यह सब बस शुरुआत थी। टू बी कंटिन्यूड।